भाभी एक जवान औरत थी। वो मेरे साथ घर में अकेली रहती थी, लेकिन उनके जिस्म का दर्द नहीं जाता था। वो रोज़ाना रात को मुझसे ख़ास किस्म का मसाज करवाती। मैं भी रोज़ दबा दबा कर भाभी का मसाज करता। लेकिन एक रात भाभी ने नहाकर मुझे अपने पास बुला लिया और कहने लगी, ये लो तेल पकड़ो और जल्दी से लाइट बंद करके अपने। मेरा नाम जैद है, मेरी उम्र 20 साल है। इन दिनों मैं अपने घर में अकेला रहता था जब भाई ने शादी की, ताकि मेरी तन्हाई भी ख़त्म हो सके। मेरी भाभी का नाम सबा था। मैं उनको भाभी नहीं बल्कि मोहब्बत से सिर्फ सबा कहता था। भाई के ना होते हुए वो अक्सर उदास और परेशान नज़र आती थी। कई दफ़ा मैंने उन्हें छुप छुप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे लगा था कि वो हुसन भाई को याद करती हैं जब भी वो छुप छुप कर आंसू बहाती हैं। लेकिन ना ही मैंने कभी उनसे ये बात पूछी थी और ना ही सबा ने खुलकर मेरे सामने ये बात कही थी। वो सारा दिन खामोशी से घर के कामकाज करती और फिर रात को अपने कमरे में बंद हो जाती और इनके कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आने लगती। दरअसल हसन की शादी के अगले हफ्ते ही वो दुबई चला गया था। एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हसन ने ये शादी सिर्फ मेरी खातर की थी, क्योंकि मैं घर में अब बिल्कुल तन्हा रहता था और घर की जिम्मेदारी के लिए किसी औरत की ज़रूरत थी। इसीलिए हसन भाई सबा को मेरे हवाले कर गए थे। तब से सबा बिल्कुल अकेली थी और मैं ही उनका ख्याल रखता था। वो एक दरमियानी उम्र की औरत थी और रिश्ता ना मिलने की वजह से उनके घर वालों ने हसन के साथ इन्हें रुखसत कर दिया था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इनकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी। मैं एक रात में सोने के लिए लेट रहा था कि सबा ने मुझे अपने कमरे में आवाज़ दे दी और मुझे बुलाया। रात को इस पहर ना जाने भाभी को मुझसे क्या काम पड़ गया था। यही सोचकर मैं तेज़ी से सबा भाभी के कमरे में पहुंच गया, क्योंकि हसन ने जाते हुए सबा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली थी और कहा था कि मेरे भाई मेरे पीछे से मेरी बीवी का हर ज़रूरत का ख्याल रखना, दिलो जान से सबा की हर ज़रूरत का ख्याल रखना, क्योंकि हसन के पैसे पर ही मैं अय्याशी करता था और चाहता था कि सबा मेरी कोई शिकायत हसन तक ना पहुंचाए। हसन ने जब भी वापस आने की बात की थी तो हम कोई ना कोई खर्चा खड़ा करके उनकी वापसी को रोक दिया करते थे। इसलिए हसन कभी वापसी का सोच ही नहीं सका। रात के 11 बजे के वक़्त सबा ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैं यही सोचकर पहुंच गया कि सबा को कोई ज़रूरी काम होगा। लेकिन वहां जाकर मैं कुछ चौंक गया, क्योंकि सबा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं घबरा कर दरवाजे पर ही रुक गया और सबा को आवाज़ देकर कहा, जी भाभी, क्या कोई काम है? मुझे लगा था कि मेरी आवाज़ देने पर वो उठकर बैठ जाएंगी और हमेशा की तरह दुपट्टे से खुद को छुपा लेंगी, क्योंकि वो सारा दिन दुपट्टे में ही रहा करती थी। मैंने कभी उन्हें इस तरह नहीं देखा था। मगर मेरी आवाज़ सुनकर वो कहने लगी, जैद अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। वो अभी भी बिस्तर पर उल्टी ही लेटी हुई थी। मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन मेरी नज़रें झुकी हुई थी। मैं थोड़ा सा शर्मीला सा लड़का था और पहली दफ़ा किसी औरत को इस तरह देख रहा था। सबा ने गर्दन मेरी तरफ मोड़कर मुझे देखा और फिर मेरी झुकी हुई नज़र देखकर कहने लगी, जैद, शर्माने की कोई बात नहीं है, इस घर में तुम ही मेरे हो, तो बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगे। सबा की ये बात मैं ना समझी तो उसने मेरी तरफ देखा तो कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छा मसाज करते हो। उनके सर का दर्द भी तुम चुटकियों में
ठीक कर दिया करते थे। सबा की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये बात वाकई ही हकीकत थी कि भाई जब यहाँ होते तो हर वक्त मुझसे अपने सर का मसाज करवाया करते थे। लेकिन वो तो भाई थे, मैं भाभी का मसाज किस तरह से कर सकता था। सबा ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सोच में पड़ गया था कि सबा किस किस्म की औरत है जिसे अपने देवर से मसाज का कहते हुए शर्म भी महसूस नहीं हो रही, जबकि ये कोई मुनासिब बात तो नहीं थी एक औरत का एक मर्द से मसाज करवाना, और वो भी अपने देवर से। कोई और वक्त होता तो मैं साफ लफ्ज़ों में ना सिर्फ इनकार करता बल्कि सबा को इस बात पर खरी खरी भी सुनाता। लेकिन इस वक्त तो मैं हसन के टुकड़ों पर पड़ रहा था, इसलिए सबा के आगे ज़बान चलाने की मेरी हिम्मत ही ना हुई और ना ही इन्हें इनकार करने की। सबा ने अचानक से ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की बोतल मुझे दिखाई और कहने लगी, ये बहुत अच्छा तेल है, बस तुम इससे मेरे सर का मसाज कर दो। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू चमक उठे और मुझे लगा कि वो शायद बहुत तकलीफ़ में है। मेरे अंदाज में हिचकिचाहट थी, लेकिन मैं सबा को इनकार नहीं कर पाया और मैंने वो तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके करीब ही बैठ गया। धीरे धीरे तेल से उनके सर पर मालिश करने लगा। अलबत्ता मैंने अपनी नज़रें झुका रखी थी और ख़ुद को किसी भी तरह के जज्बात को महसूस करने से रोक रखा था। मेरे हाथ सबा के सर पर तेल लगाते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आज तक बहुत से कामों में सबा की मदद की थी, लेकिन सबा ने कभी मुझसे इस तरह की कोई भी फरमाइश नहीं की थी। मैं जैसे जैसे तेल लगाता जा रहा था, सबा की अजीब सी आवाज़ों से कमरा गूंजने लगा था, जैसे उसको सुकून मिल रहा था। सबा ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा था और मैंने भी उसके चेहरे पर नज़र नहीं डाली थी। शर्म के एहसास से तो मेरा चेहरा ही सुर्ख हो रहा था। मेरा बस ही नहीं चल रहा था कि किस तरह इस मंजर से गायब हो जाऊं। लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था। अगर मैं सबा को इनकार करता और ये बात भाई को पता चलती कि मैंने सबा के किसी हुक्म को नहीं माना है, तो मेरी जेब खर्ची बंद हो जाती। लेकिन आज सबा की मुझ पर अनायतें क्यों चलाई गई? सबा ने मुझे किसी चीज़ से नहीं रोका था। मैं बेधड़क सबा से एक्स्ट्रा पैसे भी मांग लिया करता था और वो आगे से सवाल भी नहीं किया करती थी। काफ़ी देर तक मैं सबा के सर का मसाज करता रहा और सबा की आवाज़ों से कमरा गूंजता रहा। इसके बाद सबा को नींद लग गई, क्योंकि उनकी आवाज़ें आना बंद हो गई थी, और फिर मैं उठकर उनके कमरे में खामोशी से चला गया। मेरा दिल अजीब से धड़क रहा था। पहली दफ़ा मैं किसी औरत की गुर्बत को महसूस करके आया था और इस बात में मेरे अंदर एक आग लगा थी। सबा का लिबास और इनके खूबसूरत रंग ने मुझे अजीब ही नशे में डाल दिया था। और फिर जैसे ही मुझे ख्याल आया कि वो मेरे भाई की बीवी हैं, तो मैंने तौबा की और सोचा कि अब आइंदा मैं सबा के कमरे में रात के वक्त तो बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा। अगली सुबह मैंने पूरी तरह दुपट्टा पहन रखा था और मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। फिर मेरे आगे नाश्ता रखकर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, ज़ैद तुमने तो मेरे सारे दर्द ख़त्म कर दिए हैं, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। सबा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और कहा कि असल में आप सारा दिन घर के काम अकेली करती हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ काम काज में आपका हाथ बटाऊँ या फिर आपको कोई मुलाजमा रख दूँ। मेरी बात सुनकर सबा कहने लगी, मेरी थकान कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन हसन आएंगे यह थकान खुद ब खुद ही उतर जाएगी। मैं सबा के लफ्ज़ों का मतलब तो नहीं समझ पाया था, लेकिन वो वापस किचन में चली गई थी। मेरी कॉलेज का वक्त हो गया था। मैं घर से निकल पड़ा, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में सबा ही चलती रही थी। दोपहर को मैं घर लौटा
तो आपा भी घर आई हुई थी। मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह मौका देकर इन्हें सबा के मसाज वाली बात बता दूं, लेकिन सबा और आपा तो मिलजुल कर बातों में ऐसी मगन थी कि आपा ने मुझ पर ज़्यादा तवज्जो भी ना दी। सबा और आपा की काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी और सबा को आपा सर आंखों पर बैठाती थी। कुछ देर बाद आपा ये कहकर चली गई कि इनके शौहर का कोई काम से आने वाले होंगे और मैं इन्हें मसाज वाली बात बता ना सका। कुछ देर आराम करने के बाद मैं कमरे से निकला तो मैंने देखा कि सबा कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से वो कपड़ों को बाल्टी उठाकर छत पर ले जा रही थी। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई कि वो सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ भी सहनी पड़ रही थी। मैंने फ़ौरन सबा को आवाज़ दी और बाल्टी उनके हाथ से ले ली। सबा का सारा वजूद पसीने से शराबूर था क्योंकि गर्मी की तो शिद्दत थी और फिर कुछ कपड़े धोते हुए उनका लिबास भी हल्का हो गया था। मैं सबा से बाल्टी पकड़कर छत पर पहुंच गया। फिर मैंने उन्हीं के साथ सारे कपड़े भी रस्सियों पर फैलाए और हम वापस नीचे चले आए। सबा कुछ अजीब अंदाज से ही चल रही थी, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैंने खुद सबा से कहा, अगर आप कहें तो किसी डॉक्टर के पास चलें, मुझे लगता है कि आपके सर में ज़्यादा दर्द है। मेरी बात पर वो उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, ये मेरी गलतियों का नतीजा है। सबा की बात सुनकर मैंने चूम कर उन्हें देखा तो वो कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से सबा की हर बात मेरी समझ से बाहर थी। वो मेरे लिए परेशानी बन गई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। दोपहर ख़त्म हुई और गर्मी का जोर भी टूटा तो मुझे चाय की तलब का एहसास हुआ। मैं सबा से चाय का कहने उनके कमरे में गया तो अंदर से मुझे सबा की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो रोते हुए किसी से कह रही थी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी जो हालत है इसके जिम्मेदार भी तुम हो। तुम्हारी बातों में आकर मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। सबा की बात सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गया था। ना जाने वो किससे बात कर रही थी। यकीनन वो जिसके साथ गलत तरीके से उसके आगे का सोच रही थी। मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बात किससे कहूँ। बिना सोचे समझे ही मैंने हसन को फ़ोन लगा दिया। मैंने भाई से कहा कि आप वापस क्यों नहीं आ जाते। भाई मुझसे पूछने लगे, सब खैरियत तो है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि उनके पीछे उनकी बीवी कैसी हरकतें कर रही है। मैंने बस यही कहा कि आपकी याद आ रही है, हो सके तो आप लौट आएं। कुछ देर की तो बात, भाई ने फ़ोन रख दिया और मैं फिर गहरी सोच में डूब गया। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर इस रात भी सबा ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुला लिया। मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वो फिर लेटी हुई थी और सर पर मसाज का कह रही थी। मैंने खामोशी से तेल की बोतल उठाई और निगाहें नीचे छुपाई। उनके सर का मसाज कर रहा था और सोच भी रहा था वो किस तरह मुझसे ही अपना वो वाला मसाज करवा रही हैं। मुझे लग रहा था कि जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो वो मेरी गैर मौजूदगी में घर में कोई आता है। यही देखने के लिए अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आ गया। लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और सबा घर में नहीं थी। मैं घर से दूर छुपकर खड़ा हुआ। काफ़ी देर बाद सबा घर लौटी तो वो पसीने से शराबूर थी। फिर वो घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मैं फ़ौरन घर में दाखिल हुआ और सबा से पूछने लगा कि उसने सारा दिन क्या किया। सबा ने मुझे घर के कामों की तफसील सुना दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बाहर क्यों गई थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, लेकिन वो कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रही हैं।
सारा दिन मैंने यूं ही बेचैनी के आलम में गुजार दिया था। मैं सबा का सच जानना चाहता था और फिर रात के वक़्त सबा ने मुझे फिर कमरे में बुला लिया। मैं जानता था कि वो मुझसे मसाज करवाना चाहती है, लेकिन मेरा दिल हरगिज़ भी इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। मगर सच ये था कि उनके सर में वाकई ही बहुत तकलीफ़ थी। उनकी आवाज़ पर मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने तेल की बोतल उठाई कि सबा ने मुझसे बहुत ही अजीब बात कही, जिसे सुनकर मैं चौंक उठा। वो कहने लगी, पहले लाइट बंद करो। ये पहली दफ़ा था जब सबा ने मुझसे अंधेरा करने का कहा था। मैंने हैरत से पूछा, लाइट क्यों बंद करूं? लेकिन वो असरार करने लगी। उसके बार बार कहने पर मैंने लाइट बंद की और जैसे ही मालिश करने के लिए उसके करीब बैठा तो सबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर मैं दंग रह गया और मुझे शदीद गुस्सा भी आया। वो अपनी हर हद पार कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? वो कहने लगी, ज़ैद, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तुमसे ये बात कर सकूं। इसलिए मैंने तुमसे अंधेरा करने को कहा है। सबा की आवाज़ में लर्ज़श महसूस हो रही थी। उसके बाद सबा ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी वो कहानी मुझे सुनाई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सबा कहने लगी, मुझे लड़कों का बहुत शौक़ था, लेकिन कोई भी मुझसे राब्ता नहीं रखता था, इसलिए तन्हाई की ज़िंदगी काटने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसने मुझे मोहब्बत के ख्वाब दिखाए और मैं अपनी तनख्वाह उस पर लौटाती, लेकिन उसने जब भी जितने पैसे मांगे मैं उसे दे देती। लेकिन जब मैंने उसके शादी का कहा तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसे किसी जवान लड़की का साथ मिल सकता है, क्योंकि वो काफ़ी तरक्की कर चुका था। मेरी ही बदौलत उसने छोटा मोटा कारोबार भी जमा लिया था, और जब उसके पास सब कुछ आ गया था तो उसे मेरी ज़रूरत तो नहीं रही थी। लेकिन इतने अरसे तक मुसलसल वो 2 नौकरियां करने की वजह से मेरे जिस्म और मेरे साथ छोड़ दिया था। आए दिन मेरी कमर में तो कभी सर में दर्द रहने लगा था। मैं टूटकर बिखर गई थी। फिर तुम्हारे भाई का रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने मजबूर किया और मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन हर वक्त मुझे इस बात का पछतावा होता कि मैंने एक ऐसे शख्स के पीछे खुद को बर्बाद किया जो कभी मेरा था ही नहीं। ना ही मेरे बहन भाइयों ने मेरी कदर की और ना ही मेरी मोहब्बत ने। और पुलिस, इससे भी बड़ा सितम मुझ पर इस वक्त हुआ जब मुझे पता चला कि तुम्हारे भाई ने दुबई में शादी की हुई है। तुम्हारे भाई ने कुछ दिनों पहले ही मुझे फ़ोन करके बताया है कि वो वहाँ शादी कर चुके हैं और उन्होंने ये शादी सिर्फ तुम्हारे और इस घर के लिए की है। ये सुनकर तो मैं पूरी तरह अपने हवास खो बैठा था। मेरा सारा ध्यान बस इसी बात पर रहता था कि मुझे सारी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और ऐसे ही सोचों में गुम एक दिन मैं छत पर कपड़े धोते धोते गिर गई। इस वजह से मेरी कमर और सर का दर्द दोबारा उठ गया। बहुत मजबूरी में मैंने तुमसे मालिश करने का कहा था और फिर तुम मेरी मालिश करने लगे। मुझे खुद भी ये कुछ करवाते हुए शर्म आती थी, लेकिन मैं क्या करती, तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा ही नहीं रहा था। कल मैं अपने घर गई थी। मैंने अपनी अम्मा को अपने शौहर की दूसरी शादी का बताया और उनसे कहा मैं इस तरह कब तक ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अपने शौहर का घर छोड़कर कभी मत आना, क्योंकि यहाँ भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। मेरी भाभियाँ मुझे कबूल नहीं करेंगी। ये सुनकर मैं मज़ीद टूट गई और वापस घर चली गई। मैं जान गई हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा। मैं आज तुम्हारे सामने
یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے تم سے مالش کرواتے ہوئے شرم آتی ہے، اور پھر آج نہیں تو کل تمہیں یہ بات پتہ ہی چلنی ہے کہ تمہارا بھائی شادی کروا چکا ہے اور اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ خود میں تمہیں اپنی ساری حقیقت بتا دوں۔ یہ کہہ کر صبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شکر یہ تھا کہ صبا نے کمرے کی بتی بند کروا دی تھی۔ کتنی دیر ہم دونوں بے آواز روتے رہے تھے۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میرے بھائی نے صبا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ ان کے ساتھ تو پہلے ہی ان کے سگے بہت برا کر چکے تھے اور اب بھائی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس میں بہن بھائیوں کی بھی غلطی تھی۔ ہم نے کبھی حسن کو واپس نہیں آنے دیا۔ ان کی عمر بیت رہی تھی، وہ کب تک تنہا رہتی، اسی لیے انہوں نے پردیس میں ہی کسی عورت سے شادی کر لی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد صبا کہنے لگی، میں ساری زندگی اس گھر میں خاموشی سے گزار دوں گی، تمہاری خدمت بھی کروں گی۔ حسن گھر نہیں آئے گا اور مجھے یہی رہنا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تم مجھے اس گھر سے نہ نکال دو۔ میں نے صبا سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں آپ کو کبھی یہاں سے جانے کا نہیں کہوں گا۔ آپ نے اس گھر کو جس طرح سنبھالا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کیوں تنہائی کی زندگی کاٹیں گی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائی سے طلاق لے لیں اور مجھ سے شادی کر لیں۔ میری بات سن کر صبا حیران رہ گئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ چلائی، صبا سے کہا کہ خوشیوں پر آپ کا بھی تو حق ہے۔ میری پڑھائی مکمل ہونے والی ہے، میں جلد ہی نوکری کر لوں گا، تب تک آپ اپنی عدت مکمل کر لیجئے گا اور پھر ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ آپ کی اور آپا کی دوستی ہے، جب آپا کو سچ پتہ چلے گا تو وہ بھی انکار نہیں کریں گی۔ صبا کہنے لگی کہ میں عمر میں تم سے بہت بڑی ہوں، لوگ باتیں بنائیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ میں نے پردیس بیٹھے شوہر کو دھوکہ دے دیا اور دیور کے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے صبا سے کہا، اس دنیا نے آپ کو کیا دیا ہے جو آپ دنیا کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میری بات سن کر صبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں نے اس وقت آپا کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتا دی۔ آپا بھی بہت زیادہ شرمندہ تھی، انہوں نے بھی صبا سے معافی مانگی تھی اور پھر صبا نے حسن بھائی سے طلاق لے لی تھی اور کچھ ہی عرصے میں میری اور صبا کی شادی ہو گئی تھی۔ صبا میرے ساتھ کافی حد تک خوش رہتی ہے۔ میں عمر میں تو چھوٹا ہوں لیکن اپنی صبا کا پورے طریقے کے ساتھ نبھانے کے لیے قابل ہوں، جو ہمارے تعلق کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔